नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे उत्तम अनुसंधान या उत्तम शोध की विशेषताएँ। तो देखिए, शोध और अनुसंधान एक ही बात है। तो आज हम इसमें करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो एक अच्छी शोध कैसी होती है? क्या उसमें देखिए विशेषताएँ होती हैं? क्या उसमें क्वालिटी होती है? आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे इसमें आज कि उत्तम शोध तो हो गई, साथ में देखेंगे कि जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, तो उसकी क्या विशेषताएँ हैं? यानी कि शोध की विशेषता के साथ-साथ क्या है, जो शोध करता है, उसकी विशेषताएँ भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सब कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। बस आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो चलिए देखिए, अनुसंधान शोध के क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं, यानी कि या अनुसंधान है या शोध है, इसके क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा किसी भी शोध की सफलता इन शब्दों पर निर्भर करती है। यह शब्द ही निर्धारित करते हैं कि शोध किस प्रकार भेदभाव रहित, पूर्वाग्रहों से मुक्त और उत्तम बनेगा। आप देखिए कि बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं शोध के अंदर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसके द्वारा क्या है, एक जो शोध है वो उत्तम बनती है, वो सर्वश्रेष्ठ बनती है। अब देखिए वही आप हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे, है ना, जिसके बारे में बताया गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शोध को क्या है उत्तम बनाती हैं, सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं, सबसे बेस्ट बनाती हैं। वो क्या है, वो इसमें हम देखते हैं। क्योंकि देखिए उसके बिना क्या है, वो चीज़ हो नहीं सकती, है ना। उसके बिना क्या है, शोध संभव नहीं हो सकता। जैसे देखिए आपके पास अच्छे नोट्स होंगे, अच्छी किताबें होंगी, तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। वो क्या है, वो चीज़ें हैं आपके पास। सो देखिए इसी तरह शोध के साथ ही शोध करनी हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार शोध में किसी भी प्रकार की गलतियां या शुद्धियां ना रहें। इसमें सामान्य नियमों, सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अब देखिए जब भी शोध की जाती है, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि किसी प्रकार की गलती ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। मान लीजिए मार्केट से आप कोई बुक लेते हैं तो उसमें आपके देखेंगे बहुत सारी गलतियां हैं। गलतियां मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, कई क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, है ना। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी जो अनुसंधान है, जो शोध है, जो उन्होंने टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाया है, उसके ऊपर उन्होंने शोध नहीं किया, है ना। तो वो क्या है, वो अशुद्धियां उसमें आ गई। लेकिन अगर आपको उत्तम शोध देखना है, सर्वश्रेष्ठ शोध देखनी है, तो उसमें क्या है कि ना तो उसमें अशुद्धियां होंगी, ना तो उसमें गलतियां होंगी। तो देखिए इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अब देखिए अशुद्धियां दूर करनी हो, गलतियां दूर करनी हो, सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम अनुसंधान या शोध करनी हो, तो क्या है, सामान्य नियम होते हैं उसके, या कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनको फॉलो करने के लिए या जिनको करने के लिए क्या है, बल दिया जाता है। अब देखिए शोध की जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार से है। देखिए जिन शब्दों की बात हुई थी ना, वो शब्द ये वाले हैं। देखिए पहला है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। देखिए शोध में क्या है, सटीकता होनी चाहिए। जिस विषय वस्तु पर शोध किया गया है उसे बिल्कुल उचित या सटीक होना चाहिए। शोध पूर्णतः उसी विषय पर आधारित होना चाहिए जिस विषय पर शोध किया गया है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय के ऊपर आपने शोध किया है, वो सारी ही चीज़ें उस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि जब आपने शोध किया किसी विषय को लेकर, मान लीजिए आपने भारत चीन का या इंडिया चाइना का, आपने जब रिलेशन का आपस में भारत चीन संबंध का आपने शोध किया, अनुसंधान किया, तो उसमें भारत चीन की बातें होनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान की बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें बांग्लादेश की बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने भारत चीन लिख दिया ऊपर, बाद बीच में आप पाकिस्तान की कर रहे हैं, बाद बीच में अमेरिका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संबंध की बात है तो आपको सिर्फ उसी विषय के ऊपर केंद्रित होना होगा जिस विषय को लेकर आप चलते हैं। यानी कि आपको सटीकता, एक्यूरेसी आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते पढ़ते देखिए, अनुसंधान पढ़ते पढ़ते आप बीच में आप टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाए, है ना, तो ऐसी बात थोड़ी है, वो एक्यूरेसी कहाँ की रही। तो इसलिए एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि जिस चीज़ के बारे में शोध किया गया है वो विषय ही शोध का होना चाहिए और बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बहुत उचित होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप हमारा मटेरियल अगर पढ़ते हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चन आपके इजीली निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है अपने आप पे कि हमने जो मटेरियल बनाया है वो बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा है
और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़नी है, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं, सबसे बढ़िया है। इसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि देखिए ये सटीकता है, ये एक्यूरेसी है। दूसरी बात है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। अब देखिए शोध में सदैव वैधता होनी चाहिए। वैधता शोध की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करती है। इसका तात्पर्य है कि अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष सही हैं। वैधता अनुसंधान की प्रायोजिकता सुनिश्चित करती है। शोध से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू होती हैं यदि वे मान्य। अब देखिए वैधता होती है, कोई भी शोध है, कोई भी अनुसंधान है, वो वैध होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि जो आप चीज़ बता रहे हैं वो हमेशा ही होनी चाहिए, है ना। जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं वो क्या वैलिड है ना, वो वैध है, वो गवर्नमेंट से वैध है, वो यूजीसी नेट के अंडर है। जितने कॉलेज है वो यूजीसी नेट के अंडर आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, है ना। तो ये क्या है कि शोध भी वैसी होनी चाहिए, वो वैध होनी चाहिए, यानी कि जो आपने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाले हैं, मान लीजिए आपने किसी विषय के ऊपर शोध किया, आपने इसका जो निष्कर्ष निकाला वो सही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना वो चीज़। उसमें क्या है कि शोध से जो निष्कर्ष निकाले हैं वो वास्तविक जीवन की समस्या पर लागू होते हैं यदि वे मान्य हैं। यानी कि मान लीजिए आपने शोध किया भारत की बेरोजगारी के ऊपर, फिर आपने निष्कर्ष निकाला कि भारत में इतने बंदे जो हैं वो बेरोजगार हैं, है ना। तो उससे क्या है कि ये हमारे वास्तविक जीवन की समस्या है बेरोजगारी, ये उस पर लागू भी होती है ना, ये चीज़ वो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है आलोचनात्मक। अब देखिए क्रिटिकल, उपयोग की जाने वाली विधियों और प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण विश्लेषण होना चाहिए ताकि अनुसंधान किसी भी त्रुटि से मुक्त हो। यह महत्वपूर्ण जांच का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। अब देखिए क्रिटिकल होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए, यानी कि देखिए जो आपने चीज़ आपके सामने है, आपको देखना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बुक पढ़ा, फिर आपने निष्कर्ष निकाला। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बंदा है ना, तो अगर कोई बात कहता है तो उसकी आलोचनात्मक भी चीज़ें होती हैं, यानी कि देखिए हर कोई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो बात आपने कही है या सुनी है, क्या पता वो दूसरे के लिए सही ना हो। इसलिए जिस विधि का आपने प्रयोग किया है, जिस प्रक्रिया का आपने प्रयोग किया है अपने अनुसंधान में या शोध में, वो क्या है त्रुटि मुक्त हो, उसमें कुछ भी त्रुटि ना हो, वो पूरा आलोचनात्मक देखा जाए, क्रिटिकल तौर पे देखा जाए, कि ताकि आपकी जो जांच है, जो शोध है, वो बढ़िया हो सके, है ना वो चीज़। सो नेक्स्ट देखिए विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी। अब देखिए ये भी इससे मिलता जुलता है। शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता होने से शोध को मान्यता मिलती है तथा उसके बिना किसी हिचक के अपनाया जाता है। किसी भी शोध में विश्वसनीयता तब आती है जब सूचनाओं को सर्वोत्तम स्रोतों एवं प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। अब देखिए शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि देखिए जब शोध आपको उत्तम तरीके से बताई जाए, जो उसमें जानकारी दी गई है वो सर्वोत्तम स्रोतों से हो, है ना। यानी कि मान लीजिए जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो क्या है, वो सर्वोत्तम स्रोतों से है ना। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूजीसी नेट की, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, तो वो क्या है, वो सर्वोत्तम स्रोत है। उसके जरिए आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किस प्रकार से फिल करना है, फ़ोटो कैसे लगानी है, क्या क्या जानकारी चाहिए, वो क्या सर्वोत्तम स्रोत है। आप उस पर यकीन कर सकते हैं। यदि आप शोध में किसी भी प्रकार की दोहरे स्तर की सूचनाओं का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपकी शोध प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाए, लेकिन इस प्रकार से किए गए शोध की विश्वसनीयता सदैव संदेह के दायरे में रहती है। अब देखिए मान लीजिए आपने शोध की, लेकिन आप दोहरे स्तर की सूचनाएं, दोहरा स्तर मतलब की है कि आपने किसी चीज़ को किया है, क्लियर नहीं किया, है ना, आपने उसका आंसर ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो शोध है वो जल्दी खत्म तो हो जाएगा, लेकिन संदेह बना रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे टॉपिक की बहुत कम जानकारी दी हुई होती है, तो आपके मन में संदेह होता है कि क्या इसमें जो जानकारी दी हुई है वो स्पष्ट नहीं है, क्या वो सही है या गलत है ना। तो आपका संदेह हमेशा बना रहता है। इसलिए होता क्या है कि जो भी आपको जानकारी दी जाए वो सटीक हो, अच्छी हो, कि ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। वैसे कुछ सीमा तक दोहरे स्तर के आंकड़ों का उपयोग शोध कार्य में किया जा सकता है, लेकिन पूरा शोध कार्य यदि इस प्रकार की सूचनाओं पर आधारित होगा तो निसंदेह
एक शोध विश्वसनीयता से परे होगा। यानी कि आपकी शोध ऐसी होनी चाहिए, एक शोध ऐसी होनी चाहिए कि उस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। अब देखिए मार्केट में बहुत सारी ऐसे राइटर्स की बुक्स हैं जो आप प्रेफर नहीं करेंगे, जो कोई भी प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस पर विश्वसनीयता नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, है ना। हर एक कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। कुछ खास बुक्स होती हैं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। जैसे आप हमारे नोट्स पे विश्वास कर सकते हैं, ये पूरी तरह से विश्वसनीयता रखते हैं। तो ऐसे ही देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि विश्वसनीयता से परे होती हैं, जिसकी सूचना पर विश्वास नहीं किया जाता। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये आंसर तो गलत है, ये बुक तो बेकार है, इसमें बढ़िया है, ये बुक बढ़िया है ना, ये किताब बढ़िया। तो वो क्या है? विश्वसनीयता है। नेक्स्ट है प्रयोग सिद्ध यानी कि इम्पेरिकल। शोध की प्रयोग सिद्ध प्रवृत्ति का अभिप्राय है कि शोधकर्ता ने शोध कार्य में उचित वैज्ञानिक पद्धतियों एवं रीतियों का अनुपालन किया। शोध के प्रत्येक चरण का अत्यंत सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए तथा इसे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। इस कार्य में मात्रात्मक शोध पर शोध किया जाना गुणात्मक शोध की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। अब देखिए होता है कि प्रयोग सिद्ध होता है। हमेशा देखिए चीज़ों की दो क्वालिटी होती है, एक होती है मात्रात्मक, एक होती है गुणात्मक। अब देखिए हमेशा ही शोध में गुणात्मक शोध पर विश्वास किया जाता है, ना कि मात्रात्मक। अब देखिए सिंपल सा आपको मैं एक लॉजिक समझाता हूँ, यहाँ पे आप सुनिए। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट, आप भी ऐसा समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, कि मान लीजिए आपको जो भी टॉपिक दिया हो, मान लीजिए वो टॉपिक आपको 20 पेज का दे दिया, 20 पेज का, एक टॉपिक है 5 पेज का, तो आप विश्वास करेंगे कि जो 20 पेज का है वो अच्छा है, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है। जिसकी मात्रा कम है आप कहेंगे ये अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि अगर 20 पेज का आपको टॉपिक दिया, उसमें बेफालतू की बातें होंगी जो आपके किसी काम की नहीं होंगी, लेकिन जो 5 पेज का नोट्स होगा वो आपके हमेशा काम आएगा। उसमें वही बातें दर्ज की होगी जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं। तो आप देखिए कि अगर आप 20 पेज का करेंगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, जबकि 5 पेज का आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जब भी शोध होती है उसमें जो गुणात्मक चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मात्रात्मक पे ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या होता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें साइंटिफिक पद्धति है जो उसमें, और उसका पालन किया जाता है। इनकी साइंटिफिक तरीके, आप अपनी तरह से शोध नहीं कर सकते, आपको वैज्ञानिक तरीके से चलना होगा। इसका जो प्रत्येक चरण है देखिए वो सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। हर एक चरण का, मान लीजिए आपने विषय का चुनाव किया, अगर मान लीजिए आपने विषय का गलत चुनाव कर दिया, आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली, लेकिन उसका आपका जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपको फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया कि पहले विषय का अच्छे से चुनाव करिए। हर एक स्टेप जो आप फॉलो करते हैं रिसर्च में उसे अच्छे से करिए, कि ताकि जो आपकी नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ हो और जो आपकी शोध है वो भी अच्छी हो जाए, है ना। तो वो चीज़ है इसमें। सो नेक्स्ट देखिए निष्पक्षता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए निष्पक्षता है, ऑब्जेक्टिविटी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन आप इसे इम्पार्शियल भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। निष्कर्ष का तात्पर्य है कि पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह का अभाव। पूर्वाग्रह मतलब होता है कि भेदभाव से रहित, ठीक है। तो आप इसे इम्पार्शियल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में है निष्पक्षता। अनुसंधान शोधकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य और मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए। यह शोध का उद्देश्य होना चाहिए कि वे अनुसंधान के परिणामों की व्याख्या करते समय निष्पक्ष रहें और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सत्यापित करने के लिए परिणामों की गलत व्याख्या ना करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात है कि जो निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए कि जो एक अनुसंधान करता है उसको इसमें अपने विचार नहीं ठूसने चाहिए, है ना। वो ये ना कहे कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मेरे पास सोर्स है वो गलत है। यानी कि इसमें क्या है, ना तो आपके व्यक्तिगत मूल्य काम आएंगे, ना ही आपकी मान्यताएं काम आएंगी। क्या चीज़ काम आएंगी? जो वैज्ञानिक पद्धति है वो काम आएगी, है ना। तो शोधकर्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो भी परिणाम की व्याख्या करते हैं वो हमेशा ही निष्पक्ष रहे और गलत व्याख्या ना करें। व्यवस्थित उपागम यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच। अब देखिए किसी भी शोध को संपन्न करने का एकमात्र उपागम है, इसके बिना किसी भी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शोध कार्य में प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित चरण होता है जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होता है। इस वजह से कहा जा सकता है कि प्रत्येक शोधकर्ता तो अपने कार्य में
व्यवस्थित चरणों का पालन करना चाहिए। अब देखिए व्यवस्थित उपायों क्या है, आपको जो शोध करनी है हमेशा ही सिस्टमैटिक तरीके से करनी चाहिए, तभी आपकी शोध जो है वो पूर्ण होगी। अब देखिए सिस्टमैटिक क्या है, पहले आपने विषय का चुनाव किया, है ना, फिर परिकल्पना आ गई, फिर कई कुछ ऐसे आ गया, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट है सामान्यकरण की जनरलाबिलिटी या जनरलाइजेशन। यह शोध की वह विशेषता है जिसे जनसंख्या के विशाल समूह पर लागू किया जाता है। देखिए जनसंख्या का मतलब क्या है कि जो आपने शोध की है वो पूरा ही डाटा, पॉपुलेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जनसंख्या, ये जनसंख्या आम जनसंख्या नहीं है, ये वो जनसंख्या है जो आपके पास रिसर्च वाला डाटा होता है, ये वो जनसंख्या है। अब देखिए यह शोध की विशेषता है कि जनसंख्या के एक विशाल समूह पर लागू किया जाता है, यानी कि जो आपका रिसर्च का कार्य है उस पर लागू किया जाता है। जैसे कि जनसंख्या संबंधी शोध कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में शोधकर्ता जनसंख्या के किसी छोटे हिस्से पर शोध करता है और उसी से प्राप्त आंकड़ों को संपूर्ण जनसंख्या के लिए आधार बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों का सामान्यकरण किया जा रहा है। अब देखिए जो आपके पास आपने टॉपिक चुनना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही जो है टॉपिक, देखिए जब भी आप शोध करते हैं ना, तो आप किसी विषय को चुनते हैं, ना कि किसी बुक को चुनते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास रिसर्च का बहुत सारा डाटा है, तो आप सब पे रिसर्च थोड़ी करेंगे। आपको रिसर्च किस पे करना है, सिर्फ एक पार्ट पे, उसी को आधार बना के क्या करेंगे, फिर आप पूरी रिसर्च करेंगे। मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या है, ठीक है, उसका जो हमेशा ही जनगणना होती है, सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि इंडिया में बेरोजगार बंदे कितने या युवा बंदे कितने हैं, ठीक है। 130 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ युवा है। आपको बस युवा को टारगेट करना है कि उनकी समस्याएं क्या है। तो आप 130 करोड़ को थोड़ी देखेंगे, आपको तो 60 करोड़ देखेंगे ना, आप इनके बेस पे ही इनको कवर कर लेंगे। तो वो क्या है कि पूरे शोध में से आप सिर्फ एक सैंपल को चुनेंगे। सो नेक्स्ट देखिए वास्तविक जीवन के अनुभवों में नियंत्रित। अब देखिए कंट्रोल इन लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब देखिए एक शोध की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो उसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कोई घटना कई कारकों का प्रतिफल हो सकती है। अब देखिए जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं उससे हमें काफ़ी अनुभव मिलते हैं, जो हम अपनी शोध में क्या है लेके आते हैं, है ना। देखिए हर भी जो भी घटना होती है उसका हमें देखिए कुछ ना कुछ तो नॉलेज आता ही, कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। जब इस प्रकार की किसी सामान्य घटना का शोध के माध्यम से परीक्षण किया जाता है, तो यह पाया गया है कि यह घटना एक बड़े कारक के रूप में अपना प्रभाव डालती है। इस वजह से कहा जाता है कि शोध को वास्तविक जीवन के अनुभव से नियंत्रित होना चाहिए। अब देखिए वास्तविक जीवन का नियंत्रित होना, वास्तविक जीवन के अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप पढ़ाएंगे ना। अब देखिए मान लीजिए आपने बहुत बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, अब आपने मान लीजिए 5 बार एग्ज़ाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, तो किस बच्चे ने पहली बार एग्ज़ाम देना है तो उसका कुछ नहीं पता, आपका एक्सपीरियंस है तो आपके पास अनुभव है ना, तो आप उसे अनुभव देंगे कि आप ऐसे फॉलो करिए, आपकी ऐसे तैयारी हो गई। जब भी कोई क्वालिफाई करता है उसका इंटरव्यू आता है, उससे पहले देखते हैं ना कि उसने कौन सी बुक पढ़ी है, मैं उसे फॉलो करूँ। तो क्या है वो वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं, क्योंकि उसके साथ वो बीत चुका है। उसने 5 बार दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, छठी बार क्वालिफाई हो गया। सेम आपके साथ ऐसा हुआ, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने उसको फॉलो किया, आपका क्वालिफाई हुआ। तो ये क्या है वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए चक्रीय या वृद्धिशील, साइक्लिक और इंक्रीमेंटल। अब देखिए अनुभव अनुसंधान के परिणाम को तैयार करने से प्रक्रिया समापन नहीं होती, हर अंत में एक नई शुरुआत की गुंजाइश है। अच्छा शोध वह है जो आगे के विस्तार की गुंजाइश छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी आप शोध करते हैं तो उसमें क्या है कि उसका अंत जब भी आप करते हैं उससे एक नई शुरुआत की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने शोध किया, तो आपने रिसर्च किस पे किया, अगर किसी ने कोई टॉपिक उसके ऊपर ऑलरेडी बनाया था, अगर देखिए किसी ने भारत पाकिस्तान के संबंध के ऊपर पहले ही कोई बुक लॉन्च की गई है, आपने उसमें कमियां देखी, तो आपने उसी को ही आगे बढ़ाया, आपने अपनी तरह से कुछ नहीं लिखा, है ना वो चीज़। तो जब भी आप शोध करते हैं तो ऐसी शोध करनी चाहिए कि मान लीजिए कि आपकी शोध में कोई गलतियां हो, तो कोई दूसरा बंदा आपकी शोध को ही आगे बढ़ा सके, आपकी शोध को ही वो आगे ले के जा सके। तो इस तरह से क्या है एक नई चीज़ निकल के आएगी, वो है चक्रीय या वृद्धिशील।
शोधकर्ता की विशेषताएं, अब देखिए हमने पहले किया था शोध की विशेषताएं, अब हम करेंगे शोधकर्ता की विशेषताएं यानी कि क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चर। सो देखिए यहाँ पे कि अनुसंधान में वैज्ञानिक गतिविधियों का उपयोग उम्र भर किया जाता है। कोई भी इंसान हमेशा उस दुनिया को जानने का इरादा रखता है जहाँ वह रहता है। सामाजिक महत्व और विज्ञान की आवश्यकता शाश्वत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि जहाँ भी हम जिस जीवन में रहते हैं, हम उसे जानने की उत्सुकता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ पैदा हुए, उसका आधार क्या है ना, वो सारी चीज़ें। आप देखिए पानी कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, सूरज की किरणें कहाँ से आती है, हम सांस कैसे लेते हैं, पशु पक्षी कैसे हैं, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, हम जैसे दुनिया में रहते हैं तो हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है ना, वो चीज़ें तो वो हम इसमें देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि ऊपर सबसे पहले देखें यहाँ पे रिसर्चर का मीनिंग लिखा है इंग्लिश में। देखिए रिसर्च ओरिएंटेड, एफिशिएंट, साइंटिफिक, इफेक्टिव, एक्टिव, रिसोर्सफुल, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल और रिलीजियस, ये रिसर्चर की फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में आएंगे नहीं, ये वैसे आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं, सीखते हैं, तो आप हमेशा ही जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी अनुसंधान या वैज्ञानिक गतिविधियां हैं वो हमेशा ही उसका उम्र भर प्रयोग होता रहता है। सो देखिए यहाँ पे जो एक शोध करता है अपने अनुसंधान का आयोजन और संचालन दो मुख्य कार्य करके करता है। सो देखिए जब भी एक शोध करता है तो वो दो चीज़ें करेगा। मानवता द्वारा एकत्रित ज्ञान को व्यवस्थित और संचित करना, कुछ नया सीखना, एक वैज्ञानिक क्षेत्र विकसित करना जिसमें वो रुचि रखता है। अब देखिए दो बातें हमेशा करता है एक शोधकर्ता। या तो देखिए जो किसी ने पहले ही ज्ञान जो बनाया है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले भी जो की है वो उसे व्यवस्थित करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे खुद से नोट बना रहे हैं, यानी कि हुआ क्या है कि आप जब नोट्स बनाते हैं हर एक बुक से तो आप क्या करते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं, उसे व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। दूसरी क्या है कि कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया लेके आते हैं हमेशा, है ना, कोई नई चीज़ लेके आते हैं। या तो क्या करता है कि जो मानव द्वारा पहले जो चीज़ ज्ञान हमारे पास है या तो वो उसे आगे बढ़ाता है, उसे व्यवस्थित करता है, या कुछ नया सीखता है या कुछ नया लेके आता है जिसमें वो रुचि रखता है। इन कार्यों को लागू करने के लिए एक शोधकर्ता के पास कई गुणों और विशेषताओं का होना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व का ठोस आधार बनाते हैं। शोध गतिविधि एक अत्यंत तनावपूर्ण रचनात्मक कार्य है जिसमें पूर्ण प्रतिबद्धता, दृढ़ता, धैर्य, समर्पण की आवश्यकता होती है, जो रचनात्मक सोच, नए ज्ञान की भावना और अज्ञात की खोज करने की इच्छा के साथ होती है। एक शोधकर्ता की महारत एक सामान्य संस्कृति और क्षरण, पेशेवर ज्ञान, अनुसंधान क्षमताओं और कौशल अनुसंधान अभिविन्यास है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोध है वो कोई छोटा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है शोध का। ये कम समय में नहीं होती, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए क्या है, शोधकर्ता के पास कई गुण होने चाहिए। जैसे देखिए शोध को करने के लिए पहली बात तो पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जिस टॉपिक आप कर रहे हैं, जिस पे आप चले हैं, पूरा प्रतिबद्ध हो कि आप उसे पूरा करेंगे। दृढ़ आपके पास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, धैर्य होने चाहिए, और साथ में क्या है, समर्पण होना चाहिए। आपके पास खुला टाइम होना चाहिए उसके लिए, तभी आपकी शोध जो है वो अच्छी होगी। उसके लिए क्या है, आप में रचनात्मक सोच होनी चाहिए, नए की भावना, इनकी जो कुछ नया सीख रहे हैं उसकी भावना होनी चाहिए, अज्ञात की खोज यानी कि जो आपके पास समस्याएं हैं उसका जो प्रश्न है उसका हल करने का आपके पास होना चाहिए, तभी आपको महारत होगी। अगर आपको महारत हासिल करनी है तो उसके लिए देखिए आपको सामान्य संस्कृति है, पेशेवर ज्ञान है, क्षरण है, अनुसंधान क्षमताएं, कौशल और अभिविन्यास आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि जो रिसर्च है बहुत लंबा टाइम लेती है, इसलिए आपको रचनात्मक तौर पर सोचना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर क्या है, क्षमताएं होनी चाहिए। तो देखिए एक अच्छे शोध के समान एक अच्छे शोधकर्ता में भी निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। जैसे हमने देखिए पीछे पढ़ा है ना कि शोध कौन सी अच्छी है, इसलिए अच्छा शोधकर्ता भी होना चाहिए। तो देखिए एक अच्छे शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने शोध कार्य सही स्थान पर सही समय से पूरा करे तथा इस प्रक्रिया को वह पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ प्रभावी एवं मितव्ययी ढंग से संपन्न करे। अब देखिए जब भी एक शोध करता है
सबसे पहले उसे यह देखना होता है कि जो भी वह शोध कार्य कर रहा है वो सही स्थान पे करे, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी अगर आपको चुननी है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, वो बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी हो जिसमें आपको शोध करनी हो, और सही समय से पूरा करें। जैसे देखिए पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं, तो आपको उसमें क्या है अपनी शोध को पूरा करना होता है, ठीक है। और उसमें क्या है आपको अपनी बुद्धिमत्ता के साथ क्या है प्रभावी और मितव्ययी ढंग रखना है। मितव्ययी मतलब मित्रता पूर्वक ढंग आपको रखना है। नेक्स्ट है शोधकर्ता अनुसंधान प्रारूप से शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शोध कार्य के अधिकतम उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों शोध कर रहे हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। शोधकर्ता में गहन अनुमुखी विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए गहन अनुमुखी विशेष ज्ञान क्या है कि आपको जो भी चीज़ आपके पास है, आपके अंदर बहुत सारी डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत गहराई से नॉलेज होनी चाहिए चीज़ की, तभी आप शोध को कर पाएंगे। शोधकर्ता पेशेवर और अनुसंधान कौशल युक्त होता है। देखिए जो शोध करता है वो क्या है, वो पेशेवर भी है, वो क्या है अनुसंधान कौशल भी है। पेशेवर कैसे है, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, आपके पास अनुभव है तो आप पेशेवर हैं, है ना। कोई सिंपल व्यक्ति तो कर नहीं सकता उसे, इसलिए आपके पास क्या है कौशल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अनुसंधान करते कैसे, शोध करते कैसे हैं। शोधकर्ता में मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक क्षमताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। देखिए आप में क्या है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि आपका दिमाग शोध के बारे में होना चाहिए, और शैक्षणिक क्षमताएं यानी कि आपके पास क्षमता हो। आपने देखिए एमए कर लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके पास शैक्षणिक क्षमताएं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे करनी है। शोधकर्ता में चीज़ों एवं परिस्थितियों की गहन समझ एवं सोच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने परिस्थिति है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, किस स्थिति से कैसे निपटना है, कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये आपके अंदर पता होना चाहिए आपको। शोधकर्ता में सदैव नए विषयों पर शोध करने की उत्सुकता एवं या अभिलाषा होनी चाहिए। देखिए शोधकर्ता में क्या है, जो भी उसके सामने नए विषय है उसे डरना नहीं चाहिए, उसे क्या है उत्सुकता होनी चाहिए कि जो चीज़ नई है उसे कैसे किया जाए। शोधकर्ता को ऐसे शोध कार्य संपन्न करना चाहिए जिससे कि उसके परिणामों पर किसी प्रकार का संदेह ना हो। अब देखिए शोधकर्ता ने जो भी शोध की है, अनुसंधान किया है, उसे वह ऐसे संपन्न करे कि जो उसका परिणाम निकला है, जो उसने एक बुक बनाई है या जो कुछ भी उसने किया है उस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, कोई भी संदेह ना हो। एक शोधकर्ता में बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए जिससे कि वह सर्वोत्तम शोध परिणाम के लिए उचित रीति आंकड़ों एवं जानकारियों को एकत्रित कर सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोध करता है उसमें बौद्धिक ईमानदारी हो। बौद्धिक ईमानदारी मतलब क्या है कि उसने जो भी चीज़ प्राप्त की है, जहाँ से भी प्राप्त की है, वो उसने अच्छे से पढ़ी हो, अच्छे से जांची हो, हर एक चीज़ मान लीजिए उसमें कोई गलत है तो उसे ठीक किया हो, तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छे शोधकर्ता में रचनात्मकता गुण होना चाहिए। रचनात्मकता क्या है कि उसे चीज़ों को रचना करनी आनी चाहिए, उसे कैसे चीज़ को लिखना है, कैसे प्रस्तुत करना ही आना चाहिए। इसलिए एक शोधकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो मानवता को वास्तविकता की व्याख्या करने, नवाचार बनाने और शुरू करने के लिए पेशेवर रूप से जिम्मेदार है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शोधकर्ता है वो क्या है, वो ऐसा व्यक्ति है जो मानवता को वास्तविकता की व्याख्या करता है और पेशेवर रूप है। अब देखिए पेशेवर रूप मतलब कि जो शोध की जाती है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसको उसकी जानकारी होती है, इसलिए वो पेशेवर रूप से जिम्मेदार है क्योंकि इसने ही शोध को किया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।